हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस प्री मिक्स में आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड अब जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता जा रहा है तो आपके पास भी टाइम है टू शिफ्ट गियर्स एंड प्री मोड में थोड़ा ज़्यादा आने का। एंड आई होप आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनकी एडिक्वेट जो प्रैक्टिस है कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स आपको जब तक नहीं आएंगी तब तक नॉलेज गैदर करने का भी फ़ायदा नहीं है, जब तक आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना आ जाए, है ना। तो दोनों चीज़ें पैरेलली चलाना ज़रूरी है, नॉलेज गैदर करना भी एंड एडुकेट की प्रैक्टिस करना भी। तो इसी नोट पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो कार्बन नैनो ट्यूब होते हैं कार्बन एंड क्रोमियम का एक एलॉय है। एंड दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ होती है एंड ये गुड कंडक्टर हैं हीट के। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। एंड कार्बन नैनो ट्यूब नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के रूप में देखा जा रहा है एंड इनको सॉरी फ्रीक्वेंटली ये न्यूज़ में रहते हैं बेस्ड ऑन जो नई नई डेवलपमेंट्स होती रहती हैं कि इनको हम मेडिसिन में कैसे यूज़ करेंगे, है ना, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड। ओके जी, तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, टू ओनली। सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है। ये कार्बन और क्रोमियम के नहीं बल्कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के एलॉयज़ हैं। नॉट इवन एलॉयज़, इनफैक्ट एलॉय तो दो जब एलिमेंट मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, उनका बनता है। कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं ये या प्रोडक्ट्स हैं। एंड कार्बन नैनोट्यूब्स के वेरिड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, दे कैन डिफर इन लेंथ, थिकनेस, नंबर ऑफ लेयर्स। तो बेसिकली जो इस चीज़ की पूरी डिपेंडेंस है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे नैनोट्यूब्स के, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्राफीन शीट कितनी किस तरीके से रोल्ड अप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो कार्बन नैनोट्यूब्स हैं इनके स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया जाता है कि उनको जो ड्रग ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी हम यूज़ कर पाएँ। एंड बेसिकली होता क्या है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसको इसमें रख दिया जाता है एंड उसके बाद द ड्रग दिस कीप्स द ड्रग रैप्ड अप अंटिल कि वो जो हमें रिक्वायर्ड साइट है जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँच ना जाए। तो ये वेरियस नैनो टेक्नोलॉजी की जो मेडिसिन में एप्लीकेशंस हैं उनका एक एग्जांपल बनता है ये कार्बन नैनो ट्यूब्स। ठीक है जी, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा और पढ़ना चाहें तो आई वुड रिक्वेस्ट कि गूगल पर जाकर थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में ग्रेटर डिटेल में देख लीजिएगा। ऐसे जो चीज़ें हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो खंजर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस कंट्री के बीच में होती है, इंडिया एंड या किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है या सऊदी अरेबिया है, आपको पता होना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। तो कज़ाकिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, एक हमारी एक्सरसाइज होती है नोमैडिक एलिफेंट, वो होती है मंगोलिया के साथ, है ना। तो बाकी जो उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया अगर इनमें से किसी के साथ होती है तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, यू शुड नो। अदरवाइज़ हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है, हमारे जो नॉर्मल कोर्स उसमें भी हमने कई बार आपको लिस्ट दी है इनकी। अदरवाइज़ अगर आप गूगल करेंगे तो PIB पर पूरी लिस्ट मिल जाती है, वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो खंजर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पेशल फोर्सेस किर्गिस्तान के और इंडियन मिलिट्री की एक्सरसाइज है ये। एंड इस बार बिश्केक किर्गिस्तान में हुई है, बिश्केक है किर्गिस्तान का कैपिटल। जो भी हमारे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं तो इनके कैपिटल्स और उनकी लोकेशन भी मैप पर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि वेस्ट से अगर मैं ईस्ट जाऊँ या ईस्ट से वेस्ट जाऊँ या फिर नॉर्थ साउथ जाऊँ तो कौन सी जो कंट्री का कैपिटल पहले आता है, कौन सी कंट्री पहले आती है। वो थोड़ी चीज़ें बेसिक हैं लेकिन आपको अगर पता होगा तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। ठीक है जी, 2011 में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। ऑल इतना कुछ ज़्यादा हमें इसकी डिटेल में जानना की ज़रूरत नहीं होती, जो पेपर आता है सिंपल नेम से ही आता है एंड वो आपने पढ़ लेने हैं वहाँ से, जैसे PIB की मैंने जो आपको वो बताया पेज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस से है, तो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। थोड़ा साइंस एंड टेक बेसिक साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा है ये, तो देख लीजिए एक बार, अगर नहीं पता तो चीज़ें सीख लेंगे हम। ठीक है जी, ओके। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, कि जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डेंसर होंगी, क्लोज़र होंगी। तो अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है एंड एक ये मैग्नेटिक फील्ड है तो दिस वुड बी स्ट्रॉन्गर। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या हम बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से थोड़ा सीख लीजिए। दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं,
ठीक है। दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल जो स्पीड है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है कि मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई जा रहा है, या फिर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हम मान लीजिए 40 किलोमीटर है ना। और पैरेलली वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करती है। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है स्पीड के जितना, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में चीज़ जा रही है ये भी डिफाइन करना होता है जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। एंड डिस्टेंस के पैरेलल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है जी। एंड इसको थोड़ा साफ कर दें। तो एक सेकंड, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट कितनी करेक्ट है ये भी आपको बताना है कि क्या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरी को क्रॉस कर सकती हैं या फिर वो सिर्फ पैरेलल चलती हैं। तो ये भी आपको बताना है थोड़ा सोच के। अगर नहीं पता तो इस क्वेश्चन में चीज़ें सीख लेंगे हम, अगर पता है तो रिवाइज करने का एक अच्छा मौका। ठीक है जी। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैग्नेटिक लाइन की कुछ एक वैल्यू होगी, इस मैग्नेटिक लाइन पे कुछ एक वैल्यू होगी, तभी दो डिफरेंट लाइंस चल रही थी, है ना। तो लेकिन अगर लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो इस पॉइंट पर, तो एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ नहीं हो सकती ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए जो ये वाली स्टेटमेंट है वो सही है, मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस नहीं करती। इनफैक्ट अगर आपने ज्योग्राफी में कॉन्टूर लाइंस देखी होंगी, मैप्स वगैरह में कॉन्टूर लाइंस देखी होंगी, तो कभी दो कॉन्टूर लाइंस भी क्रॉस नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट पर कॉन्टूर लाइंस बेसिकली क्या बता रहे हैं? हाइट बता रहे हैं ना किसी जगह की, कि कितना ऊंचा है वो प्लेस। तो एक पॉइंट पर एक जगह की दो हाइट्स तो हो नहीं सकती, तो दैट इज़ वाई कॉन्टूर लाइंस ऑल्सो डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बताई हैं मैग्नेटिक फील्ड की कि कभी क्रॉस नहीं करते। जो डेंसिटी है वो इंडिकेट करती है स्ट्रेंथ उसकी, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स में होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये अगर कोई मैग्नेट है नॉर्थ साउथ ऐसे, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कुछ इस तरीके से होती हैं, पोल्स पर थोड़ी डेंस होती हैं, एंड जो बाकी पोर्शन में दे आर लिटिल लेस डेंस। ठीक है जी। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिखती होती है। ठीक है। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे इमर्ज एंड स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट द साउथ पोल। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। अगर हम मान लें कि ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो जैसे फोर्थ पॉइंट सजेस्ट कर रहा है हमारा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ पोल से, एंड साउथ पोल पर जाके टर्मिनेट होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, है ना, इस डायरेक्शन में भी इधर से ऐसे ऐसे जाएंगी। तो ये डायरेक्शन रहती है इनकी, एंड उनका कहना है कि जो इधर, एंड यहाँ से ऐसे बाहर जाती रहेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो जो बेसिक चीज़ है सीखने वाली वो क्या है कि जो पोल्स हैं वहाँ पर जाकर डेंसिटी बढ़ जाती है, लाइंस एक जगह में ज़्यादा लाइंस आ जाती हैं, एंड जो बाकी एरिया है यहाँ पर लेस डेंस होती हैं, तो दे आर मोर क्राउडेड नियर द पोल्स। ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीखी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट है ऑफ यूएनईपी इन कोलैबोरेशन विद आईयूसीएन। तो क्या ये यूएनईपी एंड आईयूसीएन का कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट है, आपको बताना है। एंड दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि इट वर्क्स विद द इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी टू एस्टैब्लिश म्यूचुअली अग्रीड नॉलेज बेस टू स्टॉप द इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो ग्लोबल जो साइंस कम्युनिटी, इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी, उनके साथ मिलकर ये जो नॉलेज बेस है उसको अग्रीएबल बनाकर कोशिश क्या करना चाह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो बढ़ती हुई नंबर्स हैं उनको कैसे रोका जाए। ठीक है जी। सो दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट गलत है। यूएनईपी एंड आईयूसीएन का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट है ऑफ फ्यूचर अर्थ एंड द रिसर्च पार्टनर ऑफ द ग्लोबल
क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। तो IUCN और UNEP का कोई लेना देना नहीं है इससे, ये अलग प्रोजेक्ट है। बट जो बाकी चीज़ें थी, दूसरी स्टेटमेंट वो करेक्ट थी कि ग्रीन हाउस गैसेज की रोकथाम के लिए ये प्रोजेक्ट है एंड 2001 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था। थोड़ी ग्रेटर डिटेल देखनी है तो यहाँ पर गिवन है, यू कैन पॉज एंड सी इट, अदरवाइज यू कैन रीड इट इन द PDF। ठीक है जी, फाइनली लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है हेलोजेंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन थोड़ा बेसिक साइंस का क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन अगर इसके भी हम करते रहेंगे तो पैरेलली बेसिक साइंस भी तैयार होती रहेगी ना। ओके, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो हेलोजेंस होते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं एंड सोडियम सॉल्ट्स ये जो प्रोड्यूस करेंगे वो उन सभी की ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है तो जो फ्री हैलोजेंस हैं हमें वो नेचर में नहीं मिलते। ठीक है जी, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट यू हैव टू टेल। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इनफैक्ट अगर आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा समझें तो पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पीरियड्स होते हैं जो ऐसे चलते हैं एंड देन वी हैव द ग्रुप्स जो इस तरीके से होते हैं। ठीक है जी, तो 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है जी, एंड जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस की खास बात क्या है कि इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इनका जो बिल्कुल लास्ट शेल है उसको पूरा होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए एंड दैट इज़ वाई ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को काफ़ी डेस्परेटली चाहते हैं कि इनका शेल पूरा हो जाएगा, तो दैट इज़ वाई दे रेडिली कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। तो इसीलिए इनकी जो रिएक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हाई है एंड इसी वजह से फ्री हैलोजेंस हमें नेचर में नहीं मिलते। तो नॉन मेटल्स हैं एंड एट रूम टेम्परेचर जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है ये गैसेस हैं एंड ब्रोमीन क्या है, इट इज़ अ लिक्विड एंड जो आयोडीन एंड एस्टेटीन है ये सॉलिड्स होते हैं। तो अगर हम ग्रुप में देखें तो दिस इज़ द ग्रुप, सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे ऊपर क्लोरीन है, सॉरी सबसे ऊपर है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन है, देन वी हैव ब्रोमीन, ऐसे ऐसे करके आगे चलते जाते हैं आयोडीन। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा रिकॉल करें हमारे केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस को, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है एंड ऐसे ऐसे करके शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे होते हैं एंड देयर इज़ अ फार्मूला 2 8 8 18 ऐसे करके हमारे जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है जी, तो जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे नंबर ऑफ़ ये वाले जो शेल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे तो एलिमेंट उतना हैवी हो जाएगा, तो इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा हाई नहीं रहेगी एज़ कम्पेयर टू जो अपने ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं। लेकिन कंपेयर टू अपने ग्रुप के अपने पीरियड के लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स, तो ये वाले जो हमारे हैलोजेंस हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे क्योंकि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है जी, तो बस यही कुछ बेसिक सी चीज़ें थी हैलोजेंस के बारे में। एंड दूसरी स्टेटमेंट की क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो इसी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सिमिलर होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो जो हमारा पहला ही ग्रुप होगा उसमें सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वालों की खासियत क्या है जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर है ग्रुप, कि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ही है सिर्फ, तो दे आर वेरी रेडी टू गिव दिस 1 इलेक्ट्रॉन। एंड इसी वजह से जो हम सोडियम की बात कर रहे थे तो हाइड्रोजन के बाद अगले में लिथियम आता है, देन वी हैव सोडियम। ठीक है जी, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम रेडिली देकर एक अपना नया जो कंपाउंड है बना लेगा एंड दोनों स्टेबल तरीके से एग्जिस्ट करना स्टार्ट क्यों कर देंगे, क्योंकि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था एंड उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है एंड हैलोजेंस के पास एक इलेक्ट्रॉन लेस है तो उनकी वैलेंसी भी रेडिली कंप्लीट हो जाएगी अगर वो ये गेन कर लेंगे। तो इसीलिए जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो बेसिकली एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। बस जो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें कि वो सारे क्या लिक्विड होंगे या फिर सारे गैसेस होंगे वो वेरी कर सकती है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है जी, सो बस यही कुछ चीज़ें थी एंड आई होप आपने कुछ बेसिक साइंस की जो 2-4 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कुछ आपको समझ आई होंगी, नई चीज़ें कुछ पता चली होंगी, अदरवाइज़ पुरानी चीज़ें रिवाइज़ हुई होंगी, है ना। ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम प्री को अप्रोच कर लेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।